मांग से ही हम आज मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं संस्कृत का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर ले रखा है और इसका आज हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। पहले आपको मैं यहाँ पर पेपर आपको दिखा देता हूँ। मैंने जैसे जैसे आपका तैयारी कराया है वैसे ही वैसे आएगा, देख लीजिए। पहला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का हिंदी शब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख रहे हैं, और दो आपको पद्यांश दिए जाएंगे एक का, जैसे क ख, इसमें से किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसमें हिंदी में अनुवाद कर देना है। फिर दूसरा पद्यांश से मैंने आपको सारांश बताया था, देखिए सारांश आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने विश्व कवि रविंद्र का भी आपको बताया है सारांश, और मोहन मालवीय जी का भी बताया था। देखिए दोनों फंस गए इसमें। ठीक है, मैंने जो जो बताया है वही वही आपके एग्जाम में आया है, आप देख सकते हैं। आप पूरा मॉडल पेपर का आपका इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप मिलाइएगा जो जो मैं बताया हूँ वही इसमें आया है, इससे बाहर कोई नहीं आया। तो अब बताइए जब आपका मॉडल पेपर में फंस गया तो पेपर में क्या होने वाला है। पेपर में 100% फंसेंगे। तो इसका हल भी हम देखने वाले हैं। तो आप क्या कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका हल। पहला जो है हमारा कि इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखिए पहला जो है हमारा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो पहला गद्यांश आपको दिख रहा है ना, नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा बताते, तो ये मैंने कराया है। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी इसका कराऊंगा। चलिए तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए आपका जो पहला गद्यांश था उसका यहाँ पर संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखिएगा आप। ये प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य भारती में उपस्थित नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से लिया गया है। तो ये आपका संदर्भ हो गया, और बोला है कि अनुवाद भी कीजिए। तो अनुवाद कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि नैतिक मूल्य व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है, नैतिक मानव जीवन के कल्याण के लिए आवश्यक है, नैतिकता व्यक्ति की समाज राष्ट्र विश्व का कल्याण करता है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है जो गद्यांश था उसका मैंने हल करा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है सारांश, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए आपका यही था ना नैतिक मूल्य वाला, इसका मैंने करा दिया, आपका सारांश भी करा दिया, मतलब संदर्भ भी करा दिया और अनुवाद भी करा दिया। अब दूसरा जब का प्रश्न उसने बोला है सारांश लिखने के लिए, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देंगे, किसी एक का सारांश आपको लिखना था। चलिए इसमें से हम विश्व कवि रविंद्रनाथ का क्या करने वाले हैं, सारांश करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इनका 2 नंबर प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न नंबर जो 2 था आपका, जिसमें ख नंबर जो था उसका है, देखिए विश्व कवि रविंद्र, तो मैंने आपको ये करा दिया है, ये मैंने करा दिया है। ठीक है, लेकिन अभी मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप नामकरण लिखिएगा पहले कि विश्व कवि रविंद्रनाथ का बांग्ला साहित्य में वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में तुलसीदास तथा संस्कृत में कवि कालिदास का है। ठीक है, फिर आप जन्म यहाँ पर लिख दीजिएगा कि रविंद्र जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ, इनके पास एक अल्प संपत्ति थी जिसके कारण इनके बचपन नौकर चाकर को देखने में ही बीत गया। फिर उसके बाद आप बनाइएगा आप यहाँ पर शिक्षा। ठीक है, तीसरा हेडिंग, रविंद्र जी अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए कलकत्ता से विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन स्वयं न होने के कारण इनका मन नहीं लगा और इनके पिता ने और है कुछ देख लीजिए इनको, और इनके पिता ने इनको हिमालय लेकर चले गए। वहाँ रविंद्र जी का मन लगा, फिर वह पुनः वापस आकर शिक्षा पूर्ण की। अब लास्ट इसमें हेडिंग बनाना है आपको, रचनाएं। उसमें लिखना है कि लोगों के काफ़ी मदद, किसान मजदूरों को सहयोग करना तथा नाटक में इन्होंने राजश्री चक्रेवाली आदि लिखी थी। तो ये आपका दूसरा का सारांश मैंने करा दिया, यानी कि पहला दूसरा का मैंने सॉल्व करा दिया। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न देखेंगे उसके बाद आंसर देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपके यहाँ पर विश्व कवि रविंद्रनाथ का है, तो ये मैंने करा दिया। अब तीसरा का जो आपका प्रश्न है कि बोला कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो क ख देंगे 2 ऑप्शन, इसमें से एक का आपको क्या करना है कि संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। तो चलिए हम पहला जो है ये क नंबर भाष्य पश्चिमी, इसका हम करने वाले हैं आपका संदर्भ और हिंदी में व्याख्या। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर भी। देखिए इसका आंसर, पहले आप संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक में पदखंड में संकलित लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप संदर्भ लिख दीजिएगा। उसके बाद आप व्याख्या यहाँ पर कीजिएगा कि द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं कि क्या यह गिद्ध तुम्हें दिख रहा है। अर्जुन उत्तर देता है कि मुझे गिद्ध का सिर दिख रहा है, शरीर नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करा दिया। अब चलिए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए मैंने प्रश्न नंबर 3 करा दिया। अब प्रश्न नंबर 4 की बारी है। बोल रहा है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, जब आपको 3 दिएंगे ऑप्शन, उसमें से एक आपको क्या करना है कि सूक्ति का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेंगे और साथ में 5वां का भी पढ़ लेते हैं साथ में ही। 5वां नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो इसमें से 2 मिलेगा, आपको संस्कृत में ही इसका श्लोक का अर्थ लिखना है। ठीक है, तो चौथा और 5वां का चलिए हम आंसर देख लेते हैं।
अब देखिए जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, जिसमें ग नंबर प्रश्न, जो ग नंबर ऑप्शन था उसका हम करने वाले हैं। सुक्ति जो है समत्व योग तो देखिएगा उसमें ऑप्शन में वो था, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए, प्रस्तुत सुक्ति हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक में संस्कृत गीता मत पाठ से लिया गया है। बस इतना आप संदर्भ लिख दीजिएगा और व्याख्या बस इतना आपको लिख देना है। थोड़ा इसका व्याख्या थोड़ा ज़्यादा बड़ा है लेकिन उतना भी नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब कोई मनुष्य कोई कार्य कर रहा है तब उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि इस काम में मुझे सफलता मिलेगा या सफलता। हमें सफलता मिलने पर नहीं प्रसन्न होना और असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें दोनों ही स्थिति में क्या एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो हमने चौथा का भी आंसर देख लिया और प्रश्न नंबर 5वां का भी आंसर देख लेते। देखिए प्रश्नोत्तर 5वां, उसमें आपको क्या मिलेंगे, 2 मिलने वाले हैं आपका संस्कृत में अर्थ निकालने के लिए। तो देखिए मैंने क नंबर ऑप्शन का चूज किया हूँ, तो आप कोई भी ले सकते हो। संस्कृतार्थ, कवि मूर्खराणा बुद्धिमता च समस्यामनस्यन अंतर वर्णयाति यत्र बुद्धिमंत जना स्वयं काव्य शास्त्रण पठनेन च यापनित एतद विपरीत मूर्खा जना स्वयं समय दुराचार्य सैनेन विवादेन वा यापयंती। इतना आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 मैंने क्या करा दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 6 कैसा है मॉडल पेपर में, और साथ में 7 भी देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मैंने आपका चरित्र चित्रण करा दिया है। देखिए मैंने आपको महात्मा गांधी का भी चित्रण कराया था, जीवित वाहन का भी चित्रण कराया, दोनों फंस गए। अब बताओ अब किस तरह विश्वास होगा आपको। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो देखिए मैंने महात्मा का पुत्र जन्म लभे भी करा दिया है, जीवितवान क से पुत्र अस्थि भी करा दिया है, और सुमेधा क से। देखिए मैंने तीनों कराया था और तीनों फंस गया। तो चलिए हम छठा को 7वां का आंसर अभी ही देख लेते हैं इसी वीडियो में। प्रश्न में जो 6 था चरित्र चित्रण करने के लिए, उसमें 3 ऑप्शन मिले थे। तो क नंबर मैंने चूज किया है महात्मा गांधी। आप किसी का भी चूज कर सकते हैं, मैंने 2 में से फंस गया जो मैंने कराया था, ठीक है। अब देखिए पहले आप लिखिएगा नामकरण। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1800, देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख रहा है, मैं गांधी जी का जन्म लिखना ही बहुत गलत से लिख पाता हूँ, ठीक है। 1861 को हुआ था, ठीक है। 61 को गुजरात के पोरबंदर ग्राम में हुआ था, ठीक है। नहीं 1859 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी हुआ था। मैं महात्मा गांधी का जन्म याद नहीं रख पाता हूँ, इसके लिए दिल से सॉरी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली बाई था। क्या था? पुतली बाई था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब सत्यवादी आप अगला हेडिंग बनेगा, उसमें बोलेगा कि महात्मा गांधी बचपन में एक हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा। यह नाटक गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डाला। इन्होंने संकल्प लिया कि आजीवन झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए चरित्र चित्रण का अर्थ ही होता है गुण बताना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, गुण बता रहे हैं। अब भेदभाव का विरोध अगला हेडिंग बनेगा, वहाँ पर लिखेगा कि महात्मा गांधी उनका विरोध अहिंसा के रूप से करते थे, जो धर्म जाति गरीब अमीर के नाम पर भेदभाव करते थे। और लास्ट बनेगा अब इनका चरित्र चित्रण में एकता और प्रेम। यहाँ पर लिखिए कि महात्मा गांधी जी सभी से प्रेम करते थे, चाहे वह किसी भी जात गरीब अमीर हो। गांधी जी कहते थे कि किसी भी परेशानी का हल एकजुट तथा प्रेम से किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 नंबर का हल देख लिया। अब प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में 3 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। तो जिसमें से आपको 2 ही करना है या 1 ही करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीनों ऑप्शन को उठा दिया, तीनों ऑप्शन का मैं आंसर बताने वाला हूँ। बोल रहा है कि महात्मा कुत्र जन्म लभे, तो महात्मा पोरबंदर जन्म लभे। जिमितवान कस्य पुत्र अस्ति, तो जिमितवाहन गंधराज पुत्र अस्ति। सुमेधा कस्य तनया अस्ति, तो सुमेधा विनयस तनया असति, ठीक है। अब यहाँ पर जो क नंबर जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न वो देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब ये देखिए 8वां जो प्रश्न होगा उसमें क ख 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी सही विकल्प चुनकर लिखिए। बोल रहा है कि ई अकर के प्रत्याहार के वर्ण है, ठीक है। और ख नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए 8 का जो क है वो है कि ई प्रत्याहार का वर्ण लिखिए, तो इसमें दूसरा हो जाएगा छोटी छोटाऊ री ली, ठीक है। अब 8वां का जो ख था उसमें उच्चारण स्थान बोल रहा था, तो उसमें आपको 2 ही करना था, लेकिन 4 ऑप्शन दिया, मैंने चारों का यहाँ पर लिख रखा है। तर का दंता, क्र का कंठ, ज का जरतल्लु और प्र का होस्ट। तो यहाँ पर 8वां का मैंने ख और क करा दिया, ठीक है। अब 9वां प्रश्न का पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आंसर देखने वाले हैं। तो हमने 8 नंबर प्रश्न तो सभी क्लियर कर दिया है।
अब 9, 10 नंबर अब देखने वाले हैं। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। 9 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क और ख। ख नंबर में बोलेगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। और फिर 10 नंबर प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए, और ख नंबर में होगा कि निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ, और मैं बता दूं कि अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर डाउनलोड करें और घर पर इसे सॉल्व करके ही आप एग्जाम में जाना, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 9 का क ख होगा उसमें से आंसर मैंने लिख रखा है। तो पहला जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, उसका ये लिख रखा है कि हरिम वंदे बदनुस्वार नमते विसर्ग संधि। तो यहाँ पर और चौथा का आंसर, ख का आंसर चौथा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ देखते आ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में तो आप पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ का क्वेश्चन देखो और मेरा वीडियो का आंसर देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 10 के क का मैंने आंसर लिख रखा है। पहला का रज्ञा होगा, दूसरा का नद्य होगा, तीसरा का मनोअभ्यम होगा, और जो 10वां का ख है उसमें चतुर्थ विभक्त एक वचन का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम 11 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं और 12 नंबर, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन क्या करते हैं यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपका 11 में जो प्रश्न होगा कुछ इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशांक के अनुसार लिखिए। तो देखिए आपका जो 11 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क और ख। क तो ये होगा और ख ये होगा कि निम्नलिखित में से किसी सही को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर नयामी रूप है, तो इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, जो है उसका आंसर सही हो जाएगा। तो 11 नंबर इस प्रकार पूछता है, और 12 नंबर में समास पूछता है। जैसे कि देखिए निम्नलिखित समास पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए, इसमें से किसी एक का समास विग्रह करना है, ठीक है। तो वो भी देखने वाले हैं। और 12 में ख नंबर जो प्रश्न होगा वो प्रतिदिन में समास है। इसमें से जो प्रतिदिनम है वो इसमें से किस समास है, बहुवचनीय समास है या अवयवी समास है या दीर्घ समास है। तो चलिए अब इसका 11 और 12 का आंसर देख लेते हैं। तो 11 का जो क का आंसर है वो है पहला का भाव। मैंने इसमें से एक ही आपको करना है, मैंने तीनों करके रखा है, 2 त्रिष्ठस और तीसरा अदादी, ठीक है। और अब 11 का ख है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर कुछ इस प्रकार होगा, इसमें से आपको एक ही करना है लेकिन मैंने तीनों कर रखा है, ठीक है। जिसमें समास विग्रह करना है तो इसमें तीनों का समास विग्रह मैंने कर रखा है। तो 12 का पहला होगा गंड्या समीपम, दूसरा त्राण्य भवनम समाहार, तीसरा यशो एवं धन यशस्य, ठीक है। और जो 12 का ख है प्रतिदिनम कौन सा समास है पूछा था, तो अवयव समास है, ठीक है। तो अब हम साथ में ही एक साथ अब प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 17 का आंसर देखने वाले हैं। पहले हम इन सब का क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर हम देखेंगे। देखिए 13 नंबर जो प्रश्न वो बोल रहा है कि निम्नलिखित रेखा चिन्ह पदों में से किन 2 पदों का निर्देशानुसार विभक्त का नाम लिखिए। तो ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे। पहले अब 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक पद का धातु एवं प्रत्यय रूप लिखिए, यानी कि 4 को ऑप्शन दिया है, इसमें से किसी एक का आपको धातु और प्रत्यय लिखना है। तो हम चारों का देखेंगे आंसर। पहले 15 का हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक वाच्य परिवर्तन कीजिए। क्या करना है आपका, एक का वाच्य परिवर्तन करना है। तो हमने तीनों का वाच्य परिवर्तन करेंगे। पहले हम 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन मिले हैं, इसमें से आपको 6 का भी अनुवाद करना है संस्कृत में। और 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो मैंने आपका देखिए सदाचार का निबंध करा रखा है, और यहाँ पर पर्यावरण का निबंध करा रखा है, विद्या का निबंध करा रखा है। 5 ऑप्शन मिलेगा जिसमें से आपको एक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने जो कराया था वही फंसा है, तीनों फंस गए। अब बताइए क्या चाहिए। 18 में बोल रहा है कि 4 पदों को, इसमें पहले बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम 17 क्वेश्चन तक चर्चा कर लें, ठीक है। चलिए देखिए आपका यहाँ पर 13 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर ये है। 13 नंबर घ का हम ऑप्शन लिए, विख्यात पश्चिमी विभक्त विद्यालय सपतित विभक्त, ठीक है। 14 नंबर का आंसर होगा क मैंने, ख नंबर मैंने ऑप्शन में लिया है, जिसमें आपको प्रत्यय और धातु बताना है। तो आपका यहाँ पर उसमें था श्रीयत्वा, तो यहाँ पर मैंने उसका धातु प्रत्यय यहाँ पर समास वो किया है, धातु प्रत्यय लिखा है। तो ये आपका धातु हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, ये आपका धातु हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर जो 15 का उसका आंसर देख लीजिए। ख है कि स गच्छति, ग है बालक गीता पठते। मैंने 2 ऑप्शन लिखा है, ख ग, और दोनों का मैंने क्या किया है, संस्कृत में व्याख्या किया, संस्कृत में वाच्य परिवर्तन किया है। अब प्रश्न नंबर जो 16 है उसमें देखिए क्या है, उसमें बोल रहा था, मैंने अभी पढ़ के बताया था कि आपको क्या करना,
एक छः देंगे ऑप्शन, छः को क्या करना है आपको कि संस्कृत में अनुवाद करना है, हिंदी में देंगे। तो मैंने एक का ही अनुवाद किया, तव राम हरि गच्छते, 5 नहीं किए। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको आपको तैयार खुद करके जाना होगा। प्रश्न नंबर 16। और जो प्रश्न नंबर 17 है उसने बोला था निबंध लिखने के लिए, तो मैंने विद्या पर ले लिया। देखिए 8 लाइन आपको निबंध लिखना है इसमें, ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। पहला लिखिएगा काशीबिन संसार विद्या धनवस्ती, दूसरा लिखिएगा विद्या ज्ञान ददती, तीसरा लिखिएगा विद्या ददती, चौथा लिखिएगा विद्या नयन ददती, पांचवा लिखिएगा कि विद्या नर पशु तुल्य भवती, और सातवां लिखिएगा विद्या चोर न चढ़ते। और मैं एक 8वां बता देता हूँ आपको, विद्या विनय धदती। बस इतना आप लिख दीजिएगा। अगर इतना आप लिख सकते हैं, इतना अगर मॉडल पेपर है ये, अगर पेपर में यही आता है तो आप इतना सॉल्व कर देंगे तो आपका 70 में 70 अंक क्या हो गया, पक्का हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपका 18 नंबर जो प्रश्न मैंने नहीं बताया, उसमें बोलता है कोई वाक्य शब्द दे देगा उसका, जैसे कि मान लीजिए कि त्वा दे दिया। अब बोलेगा ना कि इसका उपयोग करके एक शब्द, एक सेंटेंस बनाइए, एक वाक्य बनाइए। तो अब त्वा का प्रयोग कर सकते, जैसे कि त्वाया गच्छते। तो इसी तरह आपको प्रयोग करके क्या बनाना है ना, वाक्य बनाना है। तो ये भी इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आपको अपने दिमाग से लगा कर ही बनाना होता है। ठीक है, तो आपको मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। तो क्या कर दीजिए कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।